राजीव दीक्षित। शायद आप में से कुछ लोग इन्हें जानते होंगे और जो नहीं जानते आज वो जान जाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आईआईटी पास आउट ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण में लगाया और कैसे राजीव दीक्षित और रामदेव बाबा आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों राजीव की मौत आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। तो चलिए शुरू से नजर डालते हैं राजीव दीक्षित के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मिथिलेश कुमारी और राधेश्याम दीक्षित था। राजीव बचपन से ही साइंटिफिक बातों पर विश्वास करते थे। उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद से बीटेक कंप्लीट किया और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक पूरा किया। उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की डिग्री हासिल की। बचपन से ही राजीव भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों से प्रभावित थे और इसी कारण उनमें भी देशभक्ति का जज्बा था, जिसका सबूत उन्होंने आने वाले वक्त में दिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें जर्मनी से भी जॉब्स के ऑफर आने लगे थे, लेकिन राजीव ने किसी और देश में जाने से इनकार कर दिया। राजीव ने सीएसआईआर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। राजीव हमेशा से ही स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देते थे। 1984 का भोपाल डिजास्टर कोई नहीं भूला होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी यूनियन कार्बाइड से गैस लीक के कारण हजारों मौतें हुई थी। सरकार द्वारा कंपनी के मालिक को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे देश से भगाया गया। यहाँ पर राजीव दीक्षित ने आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि भोपाल त्रासदी अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत वो इंडियंस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वदेशी का महत्व राजीव जानते थे। इस इंसिडेंट के बाद राजीव ने अपनी नौकरी छोड़कर समाज में बाहरी कंपनियों के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। वो लोगों को स्वदेशी बनावट का इस्तेमाल करने और बनाने के सचेत करने लगे और इसी रास्ते पर चलते हुए वो किसी के भी खिलाफ बोलने से बिल्कुल भी कतराते नहीं थे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। विदेशी फूड आइटम हो, शैम्पू हो, सोप, दवाइयाँ, इन सब के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी थी। इसी के कारण उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। विदेशी वस्तुओं के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार करना शुरू किया। कहा जाता है कि राजीव ने महर्षि चरक के शिष्य वाग्भट के 3500 साल पुराने सारे ग्रंथ पढ़े थे। 90s के जमाने में भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। आयुर्वेद के अलावा राजीव ने देश के लीगल सिस्टम पर भी अपने विचार रखे थे। उनका कहना था, इंडियन लीगल सिस्टम ब्रिटिशर्स के लीगल सिस्टम की फोटोकॉपी जैसा है। वो इकोनॉमी में टैक्सेशन का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे। उनका कहना था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेता और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में जाता है और यही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण भी है। राजीव ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के भी खिलाफ थे। अपने काम को जारी रखने के लिए 1992 में राजीव दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन नाम से ट्रस्ट शुरू किया। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों और विदेशी कल्चर को इंडिया से बाहर रखना और उसका विरोध करना था। लेकिन 2004 में राजीव पर ट्रस्ट के फंड्स के मामले में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। इसके बाद राजीव ने ट्रस्ट से दूरी बना ली। संस्था से दूर होने के बावजूद भी राजीव अपना काम करते रहे। जगह जगह घूमकर उन्होंने लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया। उनका कहना था कि बिना दवा खाए आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन कर हम सब बिना डॉक्टर के भी स्वस्थ रह सकते हैं। हर व्यक्ति अपने शरीर की 85% चिकित्सा खुद ही कर सकता है। राजीव खुद भी इन सभी नियमों का पालन करते थे और शायद यही कारण है कि वो 15 साल से एक बार भी बीमार नहीं हुए थे। वो आयुर्वेद का उपयोग करके गंभीर से गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, दमा, अस्थमा का इलाज करने लगे थे। बताया जाता है
कि एक बार उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवा का अटैक आ गया था। उनकी पूरी आवाज जा चुकी थी और हाथ पांव भी चलने पूरे बंद हो गए थे। डॉक्टर ने भी हाथ कड़े कर दिए। इसके बावजूद राजीव उन्हें घर ले आए और आयुर्वेद से केवल 1 सप्ताह के अंदर उन्हें ठीक कर दिया। अपने इसी अंदाज के कारण राजीव बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। इसी के चलते 2004 में राजीव रामदेव बाबा के संपर्क में आ गए। रामदेव बाबा योगा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए दोनों के ख्यालात भी बड़े मिलते थे। फिर 5 जनवरी 2009 को राजीव ने रामदेव बाबा के साथ स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को देश की मुख्य समस्याओं के बारे में बताना और उनके समाधान के बारे में भी बताना था। आजादी बचाओ आंदोलन से कुछ कार्यकर्ता राजीव के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी राजीव रामदेव बाबा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने व्याख्यान सुनाकर केवल 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता जोड़े। राजीव आस्था चैनल पर भी अपनी बात रखते थे। उन्होंने रामदेव बाबा के साथ भारत निर्माण यात्रा प्रारंभ की। नई संस्था स्वाभिमान आंदोलन 2014 में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, दिन था 30 नवंबर 2010। इसी दिन राजीव का जन्मदिन भी होता है। राजीव रामदेव बाबा के साथ भारत निर्माण यात्रा पर थे, जिसमें वो लोगों को जागरूक करते थे। मृत्यु वाले दिन वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में थे। वो गाड़ी में भिलाई से दुर्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें काफी पसीना आने लगा और वो बेहोश हो गए। उनके सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद उन्हें चार्टर प्लेन से हरिद्वार लाया गया। जब उनकी लाश हरिद्वार पहुंची, तब उनके समर्थकों का कहना था कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो कि अक्सर जहर दिए जाने पर होता है। इसलिए शक की लहर उठी कि राजीव की मौत हादसा नहीं, सोची समझी साजिश है। समर्थकों का ऐसा सोचने की कई कारण थे। पहला तो राजीव के शव की ऑटोप्सी नहीं हुई थी। दूसरा, जो इंसान 15 साल से बीमार तक नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है। इसके अलावा कई विदेशी कंपनियां भी उनके खिलाफ थी। राजीव का 2014 में पॉलिटिक्स में आने का प्लान भी शायद कई राजनेताओं को पसंद ना हो। इन सब के बीच बाबा रामदेव पर भी संदेह था, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी आरोपों पर इनकार कर दिया और नाराजगी जताई। लेकिन सवाल ये था कि राजीव का शव उनके सदन ले जाने के बजाय हरिद्वार के पतंजलि आश्रम क्यों लाया गया था। 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब गवर्नमेंट टू टाइकून आई थी, जिसमें राजीव दीक्षित के मृत्यु पर भी चर्चा की गई थी। लेकिन बाबा रामदेव ने इस किताब पर खुद की छवि खराब करने का आरोप किया और ये बुक बैन हो गई। लेकिन राजीव के समर्थकों का कहना है कि राजीव की हत्या हुई थी, इसलिए 2019 में उनका केस फिर से रीओपन किया जाता है। लेकिन आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई। आप इस सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।